हेलो गाइस। आज हम यूक्रेन और रशिया जंग के बारे में विस्तारपूर्वक निष्कर्ष निकालेंगे या फिर बातचीत करना चाहूँगा मैं आपके साथ। ये विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है, 2014 से। उस टाइम हुआ ये था कि उस टाइम भी यूक्रेन के वो नेता थे, उन्होंने यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने की पेशकश करी थी, जो रशिया को कतई मंजूर नहीं थी। इस वजह से हुआ ये कि रशिया ने क्रीमिया पर अटैक कर दिया, जो यूक्रेन का भाग था। उस पर रशिया ने अटैक करके उसको हथिया लिया। ये जंग 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जो चलती जा रही है। आज डेट हो चुकी है 6 मार्च। हाँ, तो उनका तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं, तो जंग कंटिन्यू चले जा रही है। लोग बाग देश छोड़कर भाग रहे हैं, पड़ोसी देश में जा रहे हैं। अभी आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात ये है कि ये जंग छिड़ी क्यों। इसका मेन रीज़न क्या है। नाटो नाटो सुना होगा। नाटो नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरीज ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है जिसका मुख्य है अमेरिका। तो इस सैन्य संगठन का उद्देश्य ये है कि इसमें किसी एक देश पर किसी दूसरे देश को द्वारा आक्रमण करने पर ये इस नाटो के अंदर 30 देश है, तो ये 30 के 30 मिलकर अटैक करेंगे। मतलब किसी एक को छुएगा तो सबको मिलकर मारेंगे, ये वाला नीति है। और इसका मुख्य अमेरिका है। तो यूक्रेन ने ये पेशकश करी कि हम भी नाटो में सम्मिलित होंगे। ये रशिया को कतई मंजूर नहीं था। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, सुनिएगा। इसका रीज़न ये है, यूक्रेन है जो रशिया के बॉर्डर पर पड़ता है, और यूक्रेन की 4000 किलोमीटर सीमा है जो रशिया से मिलती है। तो यूक्रेन की सीमा से मॉस्को, जो रशिया की राजधानी है, वो बहुत ही कम दूरी पर है। तो इस वजह से अगर नाटो में यूक्रेन सम्मिलित हो जाता है तो नाटो की सेना यूक्रेन में तैनात हो जाएगी, क्योंकि वो एक सैन्य संगठन है और उनमें परमिशन होती है इस समझौते के तहत। इस वजह से नाटो में यूक्रेन सम्मिलित हो जाता तो यूरोपीय देशों, पश्चिमी देशों से इसकी दूरी बहुत कम रह जाती, बहुत ही करीब आ जाएगी सेनाएं रशिया के, और उससे रशिया की संप्रभुता को खतरा बनता है। सिंपल सी चीज़ है। नाटो की सेनाएं अगर रशिया के बॉर्डर पर आ जाती है तो एक प्रकार से देखा जाए तो रशिया की आंतरिक सुरक्षा का मामला हुआ। अगर नाटो की सेनाएं रशिया के बॉर्डर पर आ जाती है तो रशिया को खतरा है इन फ्यूचर। अमेरिका और रशिया दो बड़े देश है, शक्तिशाली देश है। इन दोनों के बीच में हर चीज़ से कंपटीशन रहता है। दो शक्तियाँ, बड़ी शक्तियाँ होती है, उनमें तो हमेशा ही कंपटीशन होता है। ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो इसी वजह से अगर अमेरिका इतना इसके सीमा के करीब आ जाएगा तो इससे रूस को खतरा मंडराता है, और कोई भी देश सुरक्षा पर दाव नहीं लगा सकता। इसी आंतरिक सुरक्षा की चिंता से व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बोला कि आप नाटो में सम्मिलित नहीं होंगे, पर यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन बोला कि हम झुकेगा नहीं साला, ये वाला। ठीक है। तो इसी वजह से रशिया तो भाई पुतिन वो तो है ही, आपको पता ही है, ताकतवर नेता है। कोई ऐसे छोटा मोटा देश उंगली दिखाए तो वो तो मानने वाला है नहीं। इस वजह से पुतिन ने बोला कि अभी भी तेरे पास टाइम है बेटा, सुधर जा। तो हुआ ये कि अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि 16 मार्च को रशिया यूक्रेन पर अटैक कर देगा। 16 फरवरी सॉरी, ठीक है। बट उन्होंने नहीं करा। रीज़न बताते हैं आपको। बीजिंग जो चीन की राजधानी है, तो चीन के अंदर बीजिंग ओलंपिक 2022 चल रहा था। इस वजह से चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने पेशकश की पुतिन से। उनके संबंध अच्छे हैं वैसे देखा जाए तो, इंडिया के साथ है रशिया के जैसे, वैसे ही चीन के साथ है। तो उन्होंने बोला कि बीजिंग ओलंपिक को ख़त्म होने दो, उसके बाद आप कुछ करो कार्रवाई, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो 16 फरवरी को कोई आक्रमण नहीं हुआ और अमेरिका की रिपोर्ट गलत साबित हो गई। और फिर 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हमला रशिया ने तीनों तरफ से करा था। ऊपर बेलारूस है यूक्रेन के ऊपर, और बेलारूस के अंदर जो नेता है तानाशाही, वो यूक्रेन रशिया के अपना पुतिन है, तो उनके क्लोज है। देखा जाए तो उनके आपसी संबंध अच्छे हैं। तो सेनाएं रशिया की बेलारूस में रहती है, तो उस साइड से अटैक कर दिया। और नीचे क्रीमिया पर 2014 में ही आधिपत्य स्थापित कर लिया था रशिया ने। तो क्रीमिया से भी समुद्री मार्ग से पनडुब्बियों से वगैरह से अटैक कर दिया। और उधर जोहान्स्क और डोनेस्क, ये दो प्रांत हैं, उनमें रशिया ने अपनी सेनाएं स्थापित करी थी। अभी फरवरी में ही करी है, ये बोल कर कि इनके अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये बोलकर उन रशिया ने आधिपत्य कर लिया। तो वहाँ भी रशिया की सेनाएं थी, तो तीनों तरफ से घिरा गया यूक्रेन, तीनों तरफ से घिर गया।
और अटैक कर दिया भयंकर तरीके से। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बहुत बात आगे बढ़ चुकी थी और कूटनीतिक तरीके से कोई रास्ता नहीं निकल पाया रशिया और यूक्रेन के बीच। इसका नतीजा ये हुआ कि आज डेट हो चुकी है 6 मार्च। तो 6 मार्च तक यूक्रेन की भयंकर आर्थिक रूप से तबाही हो चुकी है। लोग बाग देश छोड़कर भाग रहे हैं। पोलैंड, जो आसपास के जितने भी देश हैं उधर निकल रहे हैं, मतलब लाखों, 10-11 लाख तक लोग छोड़कर निकल चुके हैं। कई रशिया में भी जा रहे हैं, मतलब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और कई लोग हैं जो सेना में शामिल हो गए, बोले तो गुरिल्ला पद्धति। ज़ेलेंस्की ने लोगों को हथियार थमा दिए